या उसके नाम से ऐसे घबराए ना। कैंसर का अगर समय रहते उपचार किया जाए तो इसका उपचार बहुत हद तक संभव है, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं। और हमारे लोगों में सबसे पहले यह एक भ्रांति है कि कैंसर कोई कीटाणु से होता है। तो हमारे पास बहुत से मरीज आते हैं जो अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप उपचार करेंगे तो ये कैंसर के कीड़े मर तो जाएंगे ना, ये वापस तो उत्पन्न नहीं होंगे। तो मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर एग्जैक्टली होता क्या है। कैंसर अगर हम सही तौर पे समझें तो ये हमारी शरीर की कोशिकाएं हैं। चाहे आप जैसे अगर मैं मुंह के कैंसर से रिलेटेड बोलूं तो मुंह के जो जीभ का है, गाल का है, वहां की जो कोशिकाएं हैं वो अगर अनियंत्रित तरीके से या गलत तरीके से व्यवहार करने लग जाए या वो अनियंत्रित तरीके से अपनी उत्पत्ति बढ़ाती जाए तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी ये कोशिकाएं हैं ये अनियंत्रित तरीके से बढ़ती क्यों है? हम बोलेंगे कि बाकी तो डॉक्टर साहब ये बढ़ती नहीं है, ये क्यों बढ़ती है? तो ये जो हम गुटखे, तंबाकू वगैरह ऐसे उत्पाद खाते हैं या कोई फिजिकल इंजरी हो जाए वहां पे, तो उसकी वजह से जो जीनोम होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से कैंसर हो जाता है। और अगर मैं अपने देसी भाषा में समझाऊं, जैसे अपने श्रोता लगभग राजस्थानी है, तो अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं तो अपने घर में कई बार हम लोग सुनते हैं हपूत कपूत करके एक दो शब्द होते हैं, सपुत्र और कपुत्र। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, कैंसर एक तरह का कप जो मतलब अपने अपने होके भी अपने साथ गड़बड़ करता है। जैसे कपुत्र जुआ खेलेगा, कुछ और गड़बड़ करेगा और उससे अपना घर ध्वस्त हो जाएगा, हम लोगों को परेशानी देगा। तो वैसा ही कैंसर है, ये है अपना ही अभिन्न भाग, अपने ही शरीर का भाग है, बट वो हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जी बिल्कुल। अगर हाँ जी, और अगर अभी हम इनके कारणों पे आए तो ये सर्वव्यापी और सबको पता है कि मुंह एवं गले के कैंसर मोस्टली तंबाकू, गुटखा इत्यादि इस तरीके के उत्पाद, ड्रिंक्स लेने से, इवन अल्कोहल, स्मोकिंग करने से, जो अपने गांव में कई लोग तंबाकू के उत्पादों को जला के उनका मंजन वगैरह करते हैं, तो उससे, या कोई मुंह की ओरल हाइजीन अगर अच्छी मेंटेन नहीं करे जिससे नुकीले दांत वगैरह हो के वो चुपके घाव उत्पन्न कर दे, या कोई जो अपने बत्तीसी वगैरह करवाते वो पूरे समय तक पहन के रखें और कुछ रिलैक्सेशन टाइम ना मिले टिश्यू को रिकवर करने के लिए, तो भी कैंसर हो सकता है। अगर लंबे समय तक, अगर मैं पर्टेनिंग टू हेड एंड नेक कैंसर के जो दूसरी साइड की बात करूं, तो धूप में ज्यादा समय तक काम करने से भी कैंसर हो सकता है। जैसे उससे चमड़ी का कैंसर हो सकता है, स्कैल्प में, लिप का कैंसर, इवन हाई प्रोन जो मतलब लोग होते हैं धूप में, खड़ी धूप में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें हो सकता है, बेसल डॉर्सम से हो सकता है, बेसल सेल कार्सिनोमा हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे बहुत सारे दूसरे तरह के भी घाव लोगों में दिखाई देते हैं, तो स्पेसिफिकली ये कैसे पता चले कि मुंह और गले का कैंसर हो गया? क्या खास तौर पर इसके लक्षण होते हैं? जी, अगर हम लक्षणों की बात करें तो जो गुटखे, तंबाकू वगैरह इस तरीके की उत्पादों का उपयोग करते हैं, तो उनका शुरुआती तौर में कैंसर के क्या लक्षण होते हैं? तो देखिए, उनका शुरुआत होती है लाल या सफेद चकदे पड़ना मुंह में, या कोई छाला वाला पड़ना, या कोई ऐसा मरीज है जिसका माउथ ओपनिंग मतलब मुंह खुलने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है और वो रिस्ट्रिक्ट होकर बहुत कम हो जाती है। ऐसे मरीज, या उनके मुंह में कोई गठाने हैं, उनको थूक निगलने में या खाना निगलने में, पानी निगलने में कठिनाई हो रही है, या कोई ऐसे मरीज है जिनके नाक में से खून का बहना, नाक में से खून कई और दूसरे कारण से भी बह सकते हैं, कि जैसे किसी को नक्शीर वगैरह आ जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब उसमें कैंसर है ही, बट ये एक कारण हो सकता है कि साइनस में कोई कैंसर उत्पन्न हो रहा हो, तो वहां से या तो पस डिस्चार्ज, नाक में से बहना या खून का बहना, कान के पिछले भाग में दर्द का होना, जो कान के बीमारियों से संबंधित ना हो, वो जीभ के पीछे वाले भाग जिसको हम बेस ऑफ टंग बोलते हैं, वो कैंसर का रेडिएटिंग पेन जो होता है वो कान के पिछले भाग में जाता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं जो अगर 2 या 3 हफ्ते में स्वतः ठीक नहीं होते हैं, तो हमारे को इन लक्षणों को अनदेखा नहीं करना चाहिए और हमें एक प्राथमिक चिकित्सक के पास, जो कोई भी हो सकता है, मैं ये प्रेफर करता हूँ या मेरा ये मानना है कि मरीज सबसे पहले एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि मुंह से संबंधित
जो भी प्रॉब्लम होती है तो जी। उसमें लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं या नाक कान गले वाले डॉक्टर्स के पास जाते हैं। और जहाँ छोटे गांव में जहाँ सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो जी। वो जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, जहाँ पे कोई बीएमएस डॉक्टर या कोई भी ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो या एमबीबीएस डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो उन लोगों के पास जाते हैं, जनरल फिजिशियंस को कांटेक्ट करते हैं। जी। तो ये उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उन मरीजों को अच्छे से गाइडेंस करे, उनका डिटेक्शन अर्ली स्टेज पे हो जाए कि अच्छा इनमें ये हो रहा है तो इनको शायद ट्रीटमेंट की जरूरत है और बायोप्सी वगैरह करनी पड़ सकती है, तो वो प्रॉपर कंसल्टेंट के पास उनके पास भेजें। जी डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए भेज भी दिया तो क्या एक बार अगर किसी भी मरीज को ये कैंसर हो गया तो क्या वो पूरा ठीक हो सकता है, उसका निवारण संभव है? और या ये भी पॉसिबिलिटी हो कि अगर मान लीजिए हम इस तरह के कैंसर से बचना चाहें, तो अगर इसकी रोकथाम करना चाहें तो भी हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो एक बीमार किस तरह से ठीक हो सकता है, और अगर हम होना ही नहीं दें इस तरह की बीमारी को तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ जी स्वाति जी, ये आपने बहुत एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जी। मतलब अगर बीमारी ना हो तो वो सबसे उत्तम है। तो कैंसर के रोकथाम में हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हम कई हद तक सफल भी हो सकते हैं। तो कैंसर की रोकथाम 3 चरणों में संभव है। सबसे जो मुख्य चरण है वो व्यक्तिगत स्तर पर हम अपने लेवल पे, जी। क्योंकि मनुष्य को अपने आप के लिए सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पे मनुष्य क्या कर सकता है? अगर आप गुटखे, तंबाकू, ड्रिंक्स इस टाइप के उत्पादों का प्रयोग ना करें तो आप काफी हद तक मुंह गले के कैंसर से बच सकते हैं। आप अगर आपको कुछ भी लगे कि मेरे को कोई प्रॉब्लम लग रही है मुंह में या कुछ, तो आप घर पे सेल्फ स्क्रीनिंग कर सकते हैं जो बहुत आसान है। आप कांच के सामने अच्छी लाइट वाली सोच के साथ खड़े रह के आप चेक करिए कि मेरे मुंह में कहीं कोई लाल सफेद चकदे तो नहीं हो गए हैं, कोई छाला तो नहीं है जो कंटिन्यूअसली रह रहा है या परेशान कर रहा है, कोई ऐसे नुकीले दांत तो नहीं है जिसके चुभने की वजह से बार बार अल्सर डेवलप हो रहे हैं। तो हम व्यक्तिगत स्तर पर ये कर सकते हैं। सामाजिक स्तर पे अगर हम बोले, अगर लोग ये ठान ले कि हमारे को गुटखे, तंबाकू जैसा, शराब जैसा ये ऐसे जहरीले पदार्थों की न तो खरीदी करनी है ना उसको बेचना है, तो ये एक बहुत, क्योंकि ये बेचना या बिक्री अगर आप बंद कर देंगे तो ये काफी हद तक लोगों के लिए एक अच्छा हो जाएगा। अगर उनकी अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट्स की नहीं होगी तो ये सामाजिक स्तर पे हम कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, मेरे एक मरीज थे जो पान तंबाकू के दुकान पे वो चलाया करते थे, तो उनको कैंसर हो गया क्योंकि उनकी आदत थी, क्योंकि वो पूरे दिन ऐसे ही जगह पे बैठे रहते थे जहाँ पे सारे कस्टमर्स ऐसे होते थे, तो उनको हो गया। तो उन्होंने, उनका बहुत एडवांस स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हुआ जी। अपन ने उनका उपचार भी किया, मरीज काफी साल तक ठीक भी रहे। बट एडवांस स्टेज कैंसर के मरीज को वापस कभी भी कैंसर हो सकता है। तो जब ये हुआ तो उसके बच्चे को ऐसा शॉक लगा, तो उसने बोला कि उसका इतना अच्छा बिजनेस था पान तंबाकू का, उसने हाथों हाथ बंद कर दिया कि सर मैं भली भूखा मर जाऊंगा, मैं कोई दूसरा काम कर दूंगा, बट जिस टाइप के कैंसर ने मेरे पिताजी की जान ली है अब मैं वो काम नहीं करूंगा। तो जब अपने पे बीतती है तब हमारे को ये समझ में आता है कि नहीं, ये हम गैर बेच रहे जिससे सबको नुकसान है। तो सामाजिक तौर पे हमारे को इसका पूर्ण बहिष्कार करना पड़ेगा जी। ये रही बात रोकथाम की। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि सामाजिक तौर पर अगर हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तरह के नशीले पदार्थों का विक्रय नहीं खरीदेंगे, फिर खरीदेंगे भी नहीं, ये सब तो बिल्कुल आपने सही बताया। लेकिन इसके साथ साथ एक व्यक्ति के तौर पर जब हम इस जिम्मेदारी को समझ लेते हैं और बिल्कुल इस तरह की चीज़ों का क्रय विक्रय बंद कर देते हैं, तो डेफिनेटली जो है आप जिस तरह के एक इन सारी चीज़ों पे रोकथाम की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दिन दूर नहीं होगा जब ऐसा दिन आ ही जाएगा कि सब तरह का नशा बिकना बंद हो जाएगा और लोग खरीदने के लिए भी इसको नहीं जाएंगे। ये आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी है सर। लेकिन एक खास बात, अभी जैसे आपने आपके एक मरीज़ का जिक्र किया और आपने बताया कि वो एडवांस स्टेज में था, तो क्या ये कैंसर भी अलग अलग स्टेजेस के होते हैं और हर एक स्टेज पे किस तरह से क्योर हो सकता है, कितनी संभावना बनती है ठीक होने की, इसके बारे में